आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल, दिन भर में सनम के साथ और दिन भर में सनम के साथ अपने नाज़रीन को हम जम्मू कश्मीर के हर पहलू से रोशनास कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। और एक बार फिर आज हम 55वें दिन लगातार आपको सूरत-ए-हाल सबसे पहले ऊपर रखेंगे। और कश्मीर की सूरत-ए-हाल में अगरचे आज लाल चौक और आसपास के नज़ारों में नॉर्मलसी की उम्मीद, नॉर्मलसी की आस नज़र आ रही थी, वहीं वादी के कई हिस्सों से पुरतशद्दुद वाक़ात की खबरें दिन भर वक्फे से मौसूल होती रही। सबसे पहले श्रीनगर और श्रीनगर के लाल चौक और सिविल लाइन्स की सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल आज किसी हद तक देखी जा रही थी। ये दूसरी बात कि ट्रैफिक की इस नकलो हमल में सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार ही दौड़ते नजर आते। तहम श्रीनगर के राजबाग, जवाहर नगर और सनत नगर समेत कुछ दूसरे हिस्सों में भी कुछ दुकानों को हमने खुला भी देखा। श्रीनगर के पुराने शहर और पुराने शहर में आज 55 दिन के बाद कर्फ्यू को पूरी तरह से हटाए जाने का ऐलान भी हुआ था। तहम श्रीनगर के पुराने शहर के राजौरी, कदल, मलारटा और खानयार समेत कई दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की खबरें बाद दोपहर से आना शुरू हुई और इन मुजाहिरों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़ात भी देखने को मिले। नाज़रीन को हम याद कराना चाहेंगे कि 55 दिन के बाद आज शहर ख़ास और वादी कश्मीर के किसी भी हिस्से में सरकारी तौर पे कर्फ्यू नाफिज नहीं था। बंदिशें तो कई जगहों पे थी लेकिन कर्फ्यू नाफिज नहीं था। लेकिन शाम गए कुछ जगहों पर एक बार फिर कर्फ्यू लगाने की बात भी की जाती है। कश्मीर की सूरत-ए-हाल और पुराने शहर की सूरत-ए-हाल में ज़ैनदार मोहल्ला से भी मुजाहरे की खबर आई और पुराने शहर के ज़ैनदार मोहल्ला में मुकामी लोगों ने तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम लगाते हुए सरकार से अपील की कि ये मामला जो है ये बंद होना चाहिए, खौफ हिरास का माहौल बंद होना चाहिए। श्रीनगर का पुराना शहर लाल चौक के साथ साथ दाना मज़ार सफ़ा कदल में भी मुजाहरे की खबर और बड़े मुजाहरे की खबर और इस बड़े मुजाहरे में बड़ी तादाद में नौजवान और नौजवानों की इस मुजाहरे से वहाँ पे मुक़र्रीन ने ख़ताब भी किया, सूरत-ए-हाल पर भी बात की और मनारेबाजी भी की। ये शहर श्रीनगर का सूरत-ए-हाल और लेकिन शहर श्रीनगर में और उसके साथ साथ वादी कश्मीर में गिरफ्तारियों की सूरत-ए-हाल और गिरफ्तारियों की सूरत-ए-हाल अब तेज़ होती जा रही है। और आज दिन और कल रात भी कई जगहों पर लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें आती रहीं। और आज दिन में श्रीनगर के फ्रूट मंडी के इलाके में छापा हुआ और छापे के दौरान बताया जाता कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ साथ श्रीनगर के शालीमार इलाके से भी बताया गया कि कई लोगों की गिरफ्तारी आज दिन में अमल में लाई गई। और शालीमार के साथ साथ फ्रूट मंडी और पारेमपोरा के लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ तोड़ फोड़ की गिरफ्तारियों के मौके पर। लेकिन श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बड़गाम और बड़गाम में आज कोई बड़ी हलचल नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ओमपुरा बड़गाम में बाद दोपहर पुरतशद्दुद वाक़ात देखने को मिले और ओमपुरा बड़गाम में पुरतशद्दुद वाक़ात के बाद 2 लोगों को श्रीनगर के सदर अस्पताल भी पहुँचाया गया। बारामूला का पुराना शहर, जैसा कि हमने अभी 8 बजे शाम आपको बताया था कि आधा तीतर और आधा बटेर, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा। और यहाँ दौरान शब मशाल बरदार जुलूस भी निकला था। और जो यहाँ पे इस वाक़े की खुनकी जो है सूरत-ए-हाल की खुनकी है वो दिखाई दे रही थी। जामिया मस्जिद बारामूला से आज़ादगंज तक एक जुलूस भी आज निकाला गया जिस दौरान नारेबाजी की। और ओल्ड टाउन से बारामूला में भी एक मुजाहरे की खबर आ रही है। गांदरबल का पांदा चलाका, कल भी इस इलाके में मुजाहरे हुए थे और आज भी यहाँ मुजाहरे थे। लेकिन यहाँ मुजाहरों की वजह गिरफ्तारियाँ थी और यहाँ लोग गिरफ्तारियों पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। कंगन कश्मीर का एक हिस्सा गांदरबल ज़िले का और कंगन के ऊपरी इलाकों में मुजाहरे नहीं हो रहे थे। लेकिन जिस तरह अब की बार जो हमने देखा कि आग ज़्यादा दूर के इलाकों में, गाँव के इलाकों में फैली हुई है। और आज कंगन के ऊपरी से यानी बनी बाग में भी मुजाहरे की खबरें आई। लद्दाख जाने वाले जो रास्ता है इस रूट पर पड़ता है और यहाँ पर लद्दाख जाने वाली गाड़ियों को निशाना भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई जिसमें कहा जाता है टीयर भी हुआ, हाथ लाठीचार्ज भी हुआ, पत्थर भी चला, तो यहाँ से भी दोनों तरफ से यानी पुलिस फोर्सेस और से जो लोग मुजाहिरीन थे उन सब के ज़ख्मी होने की खबर पहुँची है। और ख़बर बांडीपोरा की भी, बांडीपोरा की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, बांडीपोरा में दुकानदार की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ बनगाम में आज लोगों ने मुजाहरा किया और यहाँ पर मर्द व ज़न पर मुश्तमिल मुजाहिरीन दुकानदार की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे।
आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात। और बिल्कुल अपने नाज़रीन को हम याद दिलाना चाहेंगे कि दिन भर अब तक 10:30 बजे नशर हुआ करता था, लेकिन अब हमारी मैनेजमेंट और आवाम के इसरार पर यह रात 10:30 बजे के बजाय रात 10 बजे ही नशर किया जाता है। और 10 बजे के इस दिन भर में मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ कि आज बांडीपोरा में जहाँ मुजाहरे थे, वनगाम में, वहीं आलूसा, मलनगाम, एस्टंगो और कनसुब के ईदगाह में भी एक मुजाहरा हुआ, जिस दौरान हुर्रियत लीडरान ने इन मुजाहरीन से खिताब भी किया। ताहम ये मुजाहरा पुरअमन तौर ही मुंतशिर हुआ। बांडीपोरा के कुलूसा इलाके में सुबह सुबह सरकार की गाड़ी यानी पुलिस की जिप्सी पर कर्फ्यू का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जा रहा था, लेकिन दिन ढलने के साथ ही कर्फ्यू में नरमी लाई गई और कुछ लोग जो आना और जाना चाहते थे उन्हें जाने और जाने की इजाज़त भी दी जा रही थी। श्रीनगर बांडीपोरा शाहरा पर नादिहल एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव और यहाँ पे भी एक मुजाहरा देखने को मिल रहा था। और सदरकोट बाला भी एक मशहूर जगह है, वहाँ पे भी मुजाहरे की खबर है। रामपुरा से भी मुजाहरे की खबर आ रही है और रामपुरा के साथ साथ कई दूसरी जगहों से भी मुजाहरी की खबर आ रही है। और बाद दोपहर हमें खबर मिली शाम गए जो पापछन का इलाका है बांडीपोरा, वहाँ संगबाजी के मनाजर देखने को मिल रहे थे और इलाके में तनाव था। और श्रीनगर गुलमर्ग कौमी शाहरा की बात करें तो इस शाहरा पर माजहामा और कन्हामा के लोगों ने भी मुजाहरा किया, नारेबाजी हुई, पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस भी चला और लाठीचार्ज के मनाजिर भी देखने को मिल रहे थे। और यहाँ दिन में ही जो इतलात मिली थी कि यहाँ 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और ख़बर तनेर शोपियां की, और तनेर शोपियां में आज एक एहतजाजी रैली भी की हुई जिसमें मुख्तलिफ आसपास के इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की, नारेबाजी भी हुई, मुकर्रीन ने इसको यहाँ पे ख़ताब भी किया, लोगों पर पुरअमन रहने के लिए ज़ोर भी दिया गया और उसके साथ साथ दूसरे मामला भी रखे गए। लेकिन कुलगाम के ही बदुज़गाम इलाके में हुए मुजाहरे के दौरान 1 दर्जन के करीब लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात मिली थी और बताया जाता था कि यहाँ पुरतशद्दुद वाक़ात के दौरान टीयर गैस और पैलेट का भी इस्तेमाल किया गया। और इसी इलाके के नज़दीक इलाका यानी शमसपोरा से भी एक मुजाहरे की इत्तला मिली है। जम्मू कश्मीर की सूरत हर पहलू पर हमारी नज़र और शाम गई हमें श्रीनगर के नूरबाग इलाके और उसके साथ साथ बर्थना के इलाके से खबर मिली है और यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे फोर्सेस का पीछा चल रहा था, फोर्सेस पीछा कर रहे थे और एक नौजवान ने दरिया में छलांग लगा दी और वो उसके बारे में अभी तक देर गए तक कुछ नहीं मालूम हो सका था कि क्या वो तैर के पार जाने में कामयाब हो सका है या नहीं। ये खबर सूरत जम्मू कश्मीर की, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की रियासत और सियासत का दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में हम सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र ज़रूरी करना चाहेंगे। कल ही हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश दिखाई दे रही है और ख़ुद वज़ीर आला भी जब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, जब ऑल पार्टीज मीटिंग उनने की है, तब से वज़ीर आला साहब का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खामोश दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ना तो ट्वीट पे कुछ लिखते हैं, ना मीडिया से बात करते हैं, ना किसी और हवाले से। और शायद इसी खबर का असर था कि आज अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक रियासत की सूरत हाल और पैलेट जैसे दूसरे मामलात को लेकर एक मुजाहरा किया। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट पहुँचने की कोशिश की, घेराव करने की कोशिश की। और याद दिला दे अपने नाजरीन को कि इस जलसे की क़यादत उमर अब्दुल्ला नहीं करे थे, बल्कि यहाँ पर अली मोहम्मद सागर, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, मीर सैफुल्ला, अली मोहम्मद डार, मियाँ अल्ताफ़ और MLA बटमालू इरफान अहमद, सबका MLA बटमालू इरफान अहमद शाह सब इस मुजाहरे में शामिल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुन इसमें शामिल थे। दरवाजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन कारकुन ने सेक्रेटरीट के दरवाजे को लॉक करने के लिए ताला बंद करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। और इसके बाद मीडिया से बात की अली मोहम्मद सागर ने सूरत हाल के हवाले से और जम्मू कश्मीर में सरकार को निकम्मा बताते हुए बताया कि सरकार हर महाज पे नाकाम है और यहाँ पे नारेबाजी भी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने। ये जो नाम नहाद सरकार जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त है, ये हर सतह पे हर मौके पे नाकाम हो गई है और आज लोग बड़ी मुसीबतों में फंसे हैं। लोगों के मुश्किलात में रोज़ बरोज़ एक घंटे के बाद इजाफा हो रहा है, मिनट के बाद इजाफा हो रहा है। हर किस्म के मसलों और मसाइल से घिरे हुए हैं जम्मू कश्मीर के लोग, ख़ासकर कश्मीर में वादी में जो लोग रहते हैं। बावजूद कि पिछले दिनों यहाँ होम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने यकीन दिया था, ऑल पार्टी में ये मसला हुआ था कि पैलेट गन को बंद किया जाएगा। आज भी आप देखिए न्यूज़ पेपर भरे पड़े हैं कि कितने लोग इन पैलेट गन के शिकार हो गए और जो ज्यादतियाँ हो रही है, ये होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की थे और चीफ मिनिस्टर ने भी उसको कहा था। चीफ मिनिस्टर ने भी बार बार कहा था कि मैंने फोर्सेस को डायरेक्शन दी है कि वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स मत करे। ही बीइंग द चेयरमैन ऑफ द यूनिफाइड कमांड एंड आल्सो द होम मिनिस्टर above all,
जो भी ये हो रहा है शी इज रिस्पॉन्सिबल टोटली। और बदकिस्मती ये है फिर वो अपने आप को छुपाते हैं, कभी छोटे बच्चों के पीछे छुपाते हैं अपने आप को, कभी सर्कस एलिमेंट का नाम लेकर उनको अपने आप को छुपाती है। हम हैरान है कि जिस सरकार ने अपनी हुकूमत का आगाज इस बात से किया कि हम मिलिटेंटों का और पाकिस्तान का शुक्रिया कर रहे हैं कि ये जो भी है उनका शुक्रिया कर रहे हैं कि आज ये सरकार वजूद में आई। आज वही सरकार हुर्रियत को कोस रही है, गालियां दे रही है। आज वही सरकार वो जो उनके जो अलायंस पार्टनर है पाकिस्तान को दोष दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान करवा रहा है। हमें इन मामलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक स्टैंड है। हमारे कायद डॉक्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार ये बात कही थी कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, लेकिन कभी गर्म कभी नरम। एक दिन में कहते हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए, दूसरे दिन कहते हैं हालात खराब हो गए। ये हम नहीं चाहते। हमने बार बार कहा था, उमर साहब ने बार बार कहा था कि सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस डायलॉग होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट का घेराव, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस भी महाज पे निकली है। जोड़ीदार नेशनल कॉन्फ्रेंस की और साबिका एडिशनल एडवोकेट जनरल और कांग्रेस लीडर मंजूर अहमद गनाई ने आज रियासत की सूरत-ए-हाल को तशवीशनाक बताया। ऑल पार्टीज डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर 4 सितंबर को आने जा रहा है, इस हवाले से भी उनने बात की और बताया कि इस डेलीगेशन का तब तक कोई फ़ायदा नहीं निकल सकता है जब तक ये डेलीगेशन अलायदगी पसंद लीडरान से बातचीत नहीं कर सकेगा। पर भी उन्होंने पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए ये दोहराना चाहा कि दुनिया की किसी भी जगह पर किसी महज़िब कौम पर पैलेट नहीं चलाया जाता है और सरकार को चाहिए कि पैलेट के इस्तेमाल को फ़ौरन तर्क करे। ऑल पार्टी डेलीगेशन को चाहिए कि वो सेपरेटिस्ट से बात करे, वो नौजवानों से बात करे, वो उन लोगों से बात करे जो इस मसले को एक तरीके से हल करना चाहते हैं, जो मसले कश्मीर को बुनियादी तौर पे मसले के तौर पे देखते हैं और इस मसले के मसले का परमानेंट हल चाहते हैं। जब तक ऑल पार्टी डेलीगेशन ऐसे लोगों, ऐसे लीडरों, ऐसे अंजुमनों से, ऐसी जमातों से न मिले, तब तक इस ऑल पार्टी डेलीगेशन से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये नॉन लीथल वेपन, इन्होंने कहा ये नॉन लीथल वेपन नहीं है। मैंने ये बहुत दफ़ा कहा कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल हिंदुस्तान के किसी हिस्से में मॉब कंट्रोल के लिए नहीं होता है। This is not a method to control mobs. पैलेट गन का इस्तेमाल अगर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में नहीं होता है तो कश्मीर में क्यों होता है? कांग्रेस की बात, लेकिन अपने नाज़रीन को हम याद दिलाते चलें कि जम्मू कश्मीर के साबिका सदर रियासत और राज्यसभा मेंबर के साथ साथ जिन्हें युवराज भी कहा जाता है, युवराज डॉक्टर करण सिंह, और डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के हालात के लिए उन्होंने आज नई दिल्ली को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि जब से जम्मू कश्मीर ने दिल्ली के साथ इल्हाक किया है तब से इतनी गलतियाँ हुई हैं कि उन गलतियों पर किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं। डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर पहुँचे, कल कश्मीर पहुँचे हुए थे और यहाँ जैसा कि 4 सितंबर को ऑल पार्टीज मीटिंग डेलीगेशन भी आ रहा है। और इससे पहले ही जब डॉक्टर करण सिंह से पूछा गया कि क्या वो किस लिए यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने बताया कि कश्मीर के लोग उसका हिस्सा हैं और वो यहाँ पे पिछले दिनों से जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं या मारे गए उन लोगों के लवाकिन के साथ इज़हार अफसोस करने आए हुए हैं। और यहाँ पर जब उनसे पूछा कि क्या रियासत के हालात कैसे ठीक होंगे तो उन्होंने कहा कि बातचीत करनी है, वकालत उन्हें बातचीत की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत के बगैर यहाँ हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ऑल पार्टीज़ में मैंने कहा वहाँ तो नहीं मुझे जाना है, मुझे अलग आना है। अब ऑल पार्टी आएगी, देखेंगे खबर किससे बात करेंगे। आई एम नॉट क्वाइट श्योर येट। उनका प्रोग्राम हो तय अभी हो गया क्या? 4th को आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके बाद नहीं कोई जम्मू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या श्रीनगर पर एजेंडा नहीं है अभी, कोई एजेंडा से। आपको लगता है कि सेपरेटिस्ट से बात होनी चाहिए? मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि सभी से बात करनी चाहिए जो बात करने के लिए तैयार हो, क्योंकि बात करने से ही आखिर कोई ना कोई सिलसिला आगे बढ़ सकता है। तो उन लोगों को भी बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो पहले ही कह दे हम बात नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे बात होगी? वो तो खैर उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का राजनाथ सिंह जी बताएंगे। सर पैलेट गन आपने देखा होगा काफी ज्यादा जख्मी किया, आपने देखा होगा काफी ज्यादा जख्मी किया। मैंने पार्लियामेंट में राज्यसभा में कहा, मैंने कहा पैलेट गन बंद होना। बट उन्होंने कहा था 4 दिन में होगा, इस पे कोई फैसला होगा, अभी तक कुछ नहीं आया। मुझे नहीं उसके बारे में कोई खास, लेकिन बस यही है कि आप लोग आप भी जो लिखेंगे जो भी ऐसा लिखिए कि हालात फिर से
معمول پہ آ جائیں. یہ بچے جو ہیں یہ پھر سے اسکول اور کالجز میں جائیں. مجھے اس بات کا بڑی فکر ہے کہ یہ کالجز اور اسکول جو ان کے جا رہے ہیں تو اب تو ٹھیک لگتا ہے اس وقت گرم و گرمی میں, لیکن آگے جا کے ان کا سال پورا خراب ہو جائے گا, کہ ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا. اس کے بارے میں ان کو بھی سوچنا ہے, ان کے والدین کو بھی سوچنا ہے, اور سب کو سوچنا ہے, ہم لوگوں کو بھی سوچنا ہے کیا بات ہے, کیا ایک طریقہ ایسے نکل سکتا ہے. ڈاکٹر کرن سنگھ سری نگر میں آل پارٹیز کے حوالے سے بات بھی کرے تھے, لیکن اپنے ناظرین کو ہم یاد دلاتے چلیں کہ دلی میں 4 ستمبر کو جو آل پارٹیز کا ڈیلیگیشن کشمیر آ رہا ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. ڈیلیگیشن کو کشمیر روانہ ہونے سے پہلے بریفنگ بھی کی جائے گی. ریاستی سرکار اس کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے, لیکن اس ڈیلیگیشن میں اب تک جو ان پٹس ملے ہیں اس کے مطابق 30 سے زائد ممبران پارلیمنٹ نے اس ڈیلیگیشن میں شمولیت اختیار کرنے کی رضامندی دکھائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ اس ڈیلیگیٹ میں شریک ہونا چاہتی ہیں, بےتاب نظر آ رہی ہیں. لیکن اپنے ناظرین کو ہم یاد دلانا چاہیں گے کہ 4 ستمبر کو جو ڈیلیگیشن کشمیر آ رہا ہے, آل پارٹیز ڈیلیگیشن, اس کی سربراہی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کر رہے ہیں. راجناتھ سنگھ اس دورے کے دوران کن سے ملیں گے یہ سوال بھی ہے, اور راجناتھ سنگھ کے حوالے سے خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ اس دورے کے دوران ان لوگوں سے ملیں گے جو کشمیریت, انسانیت اور جمہوریت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اور ڈیلیگیشن میں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ کن سے ملیں گے, اور اس حوالے سے بھی ان پٹس یہی مل رہی کہ ڈیلیگیشن میں جو لوگ ہوں گے وہ جس سے چاہیں مل سکتے ہیں ود ان کانسٹیٹیوشن, انڈین کانسٹیٹیوشن, آؤٹ سائڈ انڈین کانسٹیٹیوشن, کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے. اور ان سے ملنے کے لیے وہ کسی سے بھی ملنے کے لیے جا سکتے ہیں, اور کوئی بھی ان سے مل سکتا ہے. اور ریاستی سرکار بھی کافی کوشش کری ہیں کہ اس آل پارٹی ڈیلیگیشن سے جموں کشمیر اور خاص طور پہ کشمیر وادی کے لوگ ملیں, ٹریڈرز ملیں, صحافی ملیں یا دوسرے حلقے ہیں. اب وقت بتائے گا کہ آل پارٹیز ڈیلیگیشن جب 4 ستمبر کو 2 دن کے دورے پر جموں کشمیر کی کشمیر میں آئے گا تو یہاں پہ ان سے کون کون ملتا ہے. یہ آل پارٹیز ڈیلیگیشن. لیکن تعمیر و ترقی کی بات بھی دن بھر میں ہم ضروری کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک تصویر کا رخ ہے. اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے آج ڈسٹرکٹ کپوارہ کی تعمیر و ترقی کے خدخال کا جائزہ لینے کے لیے 2 وزراء اکٹھے بیٹھے تھے. ایڈوکیٹ عبداللہ خان جن کا خود کا تعلق ڈسٹرکٹ کپوارہ سے ہے اور وہ RDD ڈپارٹمنٹ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری شام لال چودھری جن کا تعلق جموں خطے سے ہے اور وہ PH اینڈ فلڈ کنٹرول کو دیکھتے ہیں. اور آج دونوں نے اکٹھے ڈسٹرکٹ کپواڑہ کے حوالے سے جو PHE یا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اسکیمیں اس کے حوالے سے ایک جائزہ میٹنگ لی. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نیشنل رورل ڈرنکنگ واٹر اسکیم کے تحت 50 اسکیموں پر کام جاری ہے اور جن پر 18.50 کروڑ روپے صرف کیے جا رہے ہیں. اور حلقہ انتخاب لولاب کے حوالے سے یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں PHE 18 اسکیموں پر کام کر رہی ہے جن پہ 10.18 کروڑ روپے صرف کیے جا رہے ہیں. اور BADP کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ 38 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ کپواڑہ کے لیے فی الحال واگزار کیے جا چکے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ کی بات. لیکن ڈیولپمنٹ نے دوسرا معاملہ تعلیم اور تعلیم کے معاملے پر پورے 55 دن اور 55 دن سے پہلے بھی عید وغیرہ دوسرے معاملات تھے, یعنی قریباً 2 مہینے 60 دن سے اوپر ہو گئے کہ اسکول بچے نہیں جا سکے. اور اسکول بچے نہیں جا سکیں, اسی کا اثر, اسی کا خط و خال, اور اسی خط و خال کے حوالے سے آج سری نگر کے راج بھون میں گورنر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی. اس میٹنگ میں ریاست کے تعلیمی اداروں کے خط و خال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور یاد ناظرین ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میٹنگ میں جموں کشمیر کے وزیر تعلیم نعیم اختر, گورنر کے پرنسپل سیکرٹری PK ترپاٹھی, اس کے ساتھ ساتھ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر, سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر, سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر, اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے علاوہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن, کمشنر سیکرٹری اسکول ایجوکیشن, سب اس میں موجود تھے. اور گورنر نے وادی میں جاری نامساعد حالات کی وجہ سے جو کشمیر میں اسکول بند ہوئے ہیں اس پر اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا. اور وزیر تعلیم نے یہاں گورنر کو میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کی تعلیمی صورتحال سے آگاہ کیا. وہیں یونیورسٹی کے چانسلرز نے بھی گورنر کو بتایا کہ ان کی یونیورسٹیز کا کیا حال ہے, کیا صورتحال ہے, یہ گورنر کو کیا گیا. اور یہاں پہ سوال یہ تھا کہ کیا امتحانات وقت پر لیے جائیں گے, جس طرح پچھلے دنوں بتایا گیا تھا کہ امتحانات جس طرح اپنا وقت ہے اس پہ لیے جائیں گے. تاہم آج گورنر نے نعیم اختر کو یہ بھی ہدایات دیے کہ وہ اقدامات اٹھائیں اور یہ بتائیں کہ کس طرح سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں کا تعلیمی وقت ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی پا سکے.
जम्मू कश्मीर में तालीम का निज़ाम, लेकिन दूसरे निज़ामों में अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। और लद्दाख की सप्लाई पोजीशन का जायज़ा लेने के लिए आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद ख़ान ने एक आला सतही मीटिंग मुनाक़द की थी और यहाँ पर उन्होंने अफसरान को ये भी हिदायत दिए कि ग़ज़ाई अजनास की कमी नहीं होनी चाहिए लद्दाख में। अपने नाज़रीन को हम बताते ये भी चले कि लद्दाख में अब जोजिला पास पर बर्फ़ पड़ने वाली है, किसी वक्त वहाँ बर्फ़ पड़ सकती है। यूजुअली सितंबर के बाद सितंबर के बाद वहाँ बर्फ़ पड़ती है और ये शाहरा बंद हो जाती है, तो शाहरा से पहले ही स्टॉक करना पड़ता है लद्दाख खित्ते में, करगिल में, लेह में या नोबरा या दूसरे जगहों पे। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इसी सूरत के पस मंज़र में आज की मीटिंग मुनाक़द की थी। और मीटिंग के साथ साथ हम वर्कशॉप की भी बात करेंगे और वर्कशॉप ज़िला बारामूला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला में J&K हेल्थ सर्विसेज यानी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और उसके साथ साथ सिक्किम के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 रोज़ा वर्कशॉप जारी है। कल भी था और आज भी था और यहाँ पर तिब्बी अमले, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स और दूसरे जितने लोग हैं उन्हें कैंसर से मुतल्लिक जानकारी और जांच के जो तरीके नए तरीक़ेकार हैं उसकी आगाही, उसकी जानकारी फराहम की जा रही है। और ऐसे वर्कशॉप को आगे मुनाक़द दूसरे ज़िलों तक ले जाने का आज भरोसा दिया डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलीम रहमान ने। और उनने ये भी बताया कि जितने भी नामासायद हालात हों या जो भी सूरत हाल हो, महकमे सेहत का काम आवाम की खिदमत है, आवाम के दर्द का इलाज करना है और ये जहाँ पिछले दिनों करता ही आ रहा है। और उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीक़ेकार हैं इलाज के, वो आवाम तक पहुँचाने हैं और ये ज़िम्मेदारी वो निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कि जब यहाँ पे एक तो यहाँ आने का पर्पस था कि डॉक्टर अल्ताफ़ के साथ और जो उनकी टीम के साथ इंटरेक्ट करें ताकि उनको ये नहीं लगे कि ये वन साइडेड एक्टिविटी है, तो उनको लगना चाहिए कि वी आर कोलैबोरेटिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी विद देयर इनिशिएटिव। और साइमल्टेनियसली आई हैव कॉल्ड बीएमओज ऑफ ऑल द नॉर्थ कश्मीर ताकि ये मौके का फ़ायदा उठा के उनसे एक तो अपडेट लिया जाए, एक तो मीटिंग की है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, अपडेट लिया जाए कि आजकल क्या हो रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है, कहीं पे क्या खामी है, कहीं पे क्या वापस देखना है कि यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस, तो उसमें हमें कोई खामी है या कुछ है तो उसके लिए हमने मीटिंग रखी है। और साथ में अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि जो इतना 24 घंटे काम कर रहे हैं तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका भी हौसला अफजाई भी हो, उनके साथ इंटरेक्ट भी करें और साथ में एक रिव्यू भी ले लें अपने सिस्टम का कि कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है जो हम हमारी तरफ से इम्प्रूव करें और ताकि हम और ज़्यादा अच्छा लोगों के लिए कर सकें। चलिए, महकमे सेहत का खतुखाल, लेकिन सेहत के खतुखाल के साथ साथ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 2 महीने का अनरेस्ट और इस अनरेस्ट में सरकारी दफातर में अटेंडेंस नहीं हो सकी, मुलाजमीन नहीं पहुँच सके और इसी पर रियासती चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा ने आज श्रीनगर में अफसरान की काला सतही मीटिंग तलब की और बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसके खतुखाल को जानने चाहे। और जब उन्हें ये बताया गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं चल रहा है तो उन्हें बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया और अफसरान को ये भी हिदायत दिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम को फंक्शनल करना है। और यहाँ पे उन्होंने एक बात ये भी बता डाली कि ईद उल अज़हा आ रही है, ईद उल अज़हा के हवाले से सरकार ने पहले मन बनाया था कि जो भी एब्सेंटीज़ हैं उनकी तनख्वाह वागुजार नहीं की जाएगी, लेकिन अब सरकार ने, वज़ीर आला ने यह फ़ैसला लिया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर किसी का दिल तोड़ा नहीं जाएगा, सबके घर में चूल्हा जलाया जाएगा। इसलिए ईद उल अज़हा पे जो आया है या जो नहीं आया है सबकी तनख्वाह वागुजार होगी और ये होगी अगस्त के महीने की, लेकिन सितंबर के महीने की तनख्वाह के हवाले से होशियार रहना पड़ेगा। और ये भी चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सितंबर के महीने की तनख्वाह तब तक वागुजार नहीं होगी जब तक अटेंडेंस नहीं होगी और जो भी गैर हाजिर मुलाजिम होगा उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार का एक रुख, एक पहलू, लेकिन सरकार के साथ साथ श्रीनगर के अस्पतालों का जिक्र भी करना चाहेंगे। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, खिदमत खल्क के जज्बे के तहत कैंपस लगा रहे हैं, अस्पतालों में कैंप लगा रहे हैं, मुफ्त राशन दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, इलाज पहुंचाया जाता है और भाईचारे की नई मिसाल हम कश्मीर में देख रहे हैं। और ये लगभग हम पिछले 60 दिनों में लगातार देखते आ रहे हैं। और यहाँ श्रीनगर के SMH अस्पताल में जो ये लोग हैं इनमें खिदमत खल्क का जज्बा जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है और खिदमत खल्क के जज्बे को आगे बढ़ाने के सब लोग वादा करते हैं। आगे वाले दिनों में ये खिदमत खल्क का जज्बा बराबर जारी रहेगा, इस पर तो फिर कभी बात थी, लेकिन आज लोग क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। यही मकसद एक था क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहे। इस कैंप में, इस SMHS में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का, इसमें ये चीज़, चाय, खाना, मेडिसिन और भी बहुत कुछ चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए क्योंकि ताकि लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। कर्फ्यू बाहर चल रहा था, प्रॉब्लमें बहुत थी, दुकानें बंद थी बाहर,
اسی لیے یہی مقصد تھا ہمارا، یہ کیمپ چلنا چاہیے کہ تاکہ جو دور دور سے لوگ آئے یہاں پر، دیہاتوں سے، گاؤں سے، رورل ایریا سے، ٹاؤنوں سے، شہروں سے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو یہاں پر، تاکہ کوئی مشکلات نہیں ہونے چاہیے ان لوگوں کو یہاں پر۔ اسی لیے کشمیر اکنامک الائنس نے یہ فیصلہ لیا، اس کیمپ کو ہم چلائے گے انشاءاللہ الرحمن۔ چلیے، خدمت خلق کا جذبہ سری نگر کے ایس ایم ایچ اسپتال میں، ایس ایم ایچ کے ساتھ ساتھ دوسرے اسپتالوں میں بھی اور لگ بھگ ہر جگہ خدمت خلق کا جذبہ، لیکن خون دینے کا جذبہ بھی اب خوب پروان چڑھ رہا ہے۔ کل سری نگر سے بہت دور یعنی ساؤتھ کشمیر میں خون دینے کا کیمپ منعقد کیا گیا تھا، اور آج یچگام بڑگام میں خون بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے رضاکارانہ طور پر خون دیا اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے بھائیوں کو خون کی ضرورت ہے، اس وقت ہم انہیں خون نہیں دیں گے تو پھر کب خون دیا جا سکتا ہے۔ اور خون دینے کا یعنی خدمت خلق کا یہ جذبہ بڑگام میں بھی دیکھنے کو ملا۔ خدمت خلق کا جذبہ، لیکن تعلیم کی جس طرح ہم نے پہلے ہی بات کی، اور تعلیم بھی خدمت خلق کا جذبے کے تحت پروان چڑھ رہی ہے، اور لگاتار وادی کے کئی حصوں سے لوگ رضاکارانہ، نوجوان خاص طور پر رضاکارانہ طور پر تعلیمی میدان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور بارہمولہ کے اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں بھی نوجوان اسی جذبے کے تحت بچوں کے لیے ٹیوشن سینٹر کھول رہے ہیں اور بچوں کو مفت کوچنگ کرا رہے ہیں، خود پڑھا رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے صورتحال۔ سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے اگرچہ بند ہیں، لیکن خدمت خلق کا جذبہ اور نوجوان اس خدمت خلق کے جذبے کے تحت آس پاس پڑوس کے بچوں کو تعلیم بھی پڑھا رہے ہیں۔ چلیے، خدمت خلق کا جذبہ، لیکن ان دنوں بہت کچھ ملتوی بھی ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پہ شادیاں ملتوی ہو رہی ہیں، کئی جگہوں پہ دعوتیں ملتوی ہو رہی ہیں، کئی جگہوں پہ شادیاں اور دعوتیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں بڑے سادگی سے انجام دی جا رہی ہیں۔ لیکن آج خبر ہمیں یہ بھی ملی کہ حضرت امیر کبیر کے سالانہ عرس جو ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں منعقد ہوتا ہے، کے سلسلے میں ترال کی خانقاہ کے سجادہ نشین و انتظامیہ نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال عرس مبارک کی تقریب کے موقع پر کوئی بھی تبرکات کی نشاندہی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے یہی سب لوگوں نے جو یہاں کے مؤذن تھے انہوں نے یہی فیصلہ لیا کہ ہم یہ اس وقت نہیں بنائیں گے، اس سال نہیں بنائیں گے یہ عرس پاک، کیونکہ یہاں کے جو نامساعد حالات ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں منائیں گے۔ یہاں بہت سے نوجوان شہید ہو گئے، بہت سے جوانوں کی آنکھیں چلی گئی، لہذا ہم نے یہ اچھی سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کہ ہم یہ اس سال نہیں بنائیں گے۔ ہم حادثوں کی خبر بھی ضرور کرنا چاہیں گے، اور سری نگر بانڈی پورہ شاہراہ پر آج ایک رات چلتی خاتون حلیمہ بیگم حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچی، اور اس حادثے کا شکار وہ ایک اسکارپیو کے ذریعے ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار اسکارپیو اپنے ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی، سڑک پر الٹ گئی، اور اس سڑک پر الٹنے کے نتیجے میں یہ خاتون بھی اس کی زد میں آ گئی، اور اس میں نہ صرف خود ڈرائیور زخمی ہوا بلکہ خاتون بھی بری طرح سے زخمی ہوئی، اور دونوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ اور کرگل سمیت ترکول کرگل سے ہمیں خبر ملی ہے، پہلے ہم نے شام 8 بجے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں ہمارے ساتھی فیروز احمد نے کرگل سے یہ خبر دی ہے کہ اس حادثے میں 4 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ترکول کرگل میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ بات حادثوں کی، قومی شاہراہ کی بھی بات، اور قومی شاہراہ آج ادھم پور میں ایک بھاری برف گرنے کی وجہ سے بند ہو گئی۔ یہ شاہراہ ادھم پور کے نزدیک آپ کو وہ یاد دلاتے چلیں کہ دوران شب بڑی بارشیں ہو رہی تھی شاہراہ پر، دلی میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور دلی کا حال ہی کچھ نرالا ہے، لیکن ادھر بارشیں ہو رہی تھی۔ سری نگر جموں قومی شہر پر رات بھر بارشیں ہوتی رہیں، کافی پھسلن ہوئی، اور آج اس پھسلن کی وجہ سے گڑی کے نزدیک ایک بھاری مٹی کا تودا شاہراہ پر آ گیا اور شاہراہ بند کرنی پڑی۔ بیکن اور دوسرا عملہ شاہراہ کو کھولنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور شام گئی یہ خبر بھی آئی کہ شاہراہ کو کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا دن بھر۔ آج کے دن بھر سے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان صنم اعجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت کہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ رکھیے اپنا خیال، دعاؤں میں ہم سب کو رکھیے گا یاد۔ اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔